इस धरती का सबसे प्राचीन देश यदि कोई माना जाता है वह भारत है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ की संस्कृति अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग तरह से अपने रीत और रिवाजों को मनाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी यदि हम प्राचीन काल में जाए और आज़ादी के उस दौर में पहुंच जाए जिस समय यहाँ पर न उद्योग धंधे थे और न ही किसी तरह की डिजिटल क्रांति। आज उस दौर की बात करना चाहूँगा जब इस देश में अन्नदाता इस देश का धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करता था। यह वह दौर था जब यहाँ के तमाम शिल्पकार इस देश का एक नया आयाम लिखते थे। यह वह दौर था जब इस देश में बैलगाड़ियों से दूर तक चला जाता था। यह दौर आज लगातार किस तरह समाप्त हो गया और किस तरह डिजिटल इंडिया बन गया, उन तमाम बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। वह दौर जब भारत आज़ाद नहीं था, उस समय इस देश में आम आदमी भूखमरी के कगार पर था। धीरे धीरे आज़ादी की क्रांति की ज्वाला जागी और यह देश आज़ाद हो गया। और यह देश आज़ाद कराने के लिए हमारे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। कोई हिंसा की बात करता था तो कोई अहिंसा की बात करता था। महात्मा गांधी को इस देश की आज़ादी दिलाने का श्रेय दिया गया। इस देश में अलग अलग तरह से सबने लड़ाई लड़ी और यह देश आज़ाद हो गया और सत्ता उस समय कांग्रेस के हाथ में आई। यदि कांग्रेस चाहती तो इस देश में अखंड राज्य केवल कांग्रेस का ही रहता। भारत में एक संविधान तैयार किया गया और उस संविधान का हर बार सम्मान किया गया। जब उस संविधान को लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अनेकों दलित, पिछड़े और शोषितों की जिंदगी में एक नया आयाम आ गया। आज एक बार फिर से उस आज़ादी के दौर को याद करने की ज़रूरत है। आज एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। जब भारत की सरकार लगातार राज्यों के ऊपर घुसपैठ करके उन्हें तोड़ने की कोशिश करे, यदि न माने तो उन पर ईडी और सीबीआई जैसे लोगों का, एजेंसियों का तरह तरह के हथकंडे अपना करके उन तमाम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को नष्ट करने लगे। तब जरूरत पड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इस यात्रा का आगाज राहुल गांधी ने किया और वह इस यात्रा को लेकर चलते ही गए। लोगों का कारवां जुड़ता चला गया। किसी को नहीं पता था कि आखिर यह यात्रा से क्या बदलने वाला है। धीरे धीरे सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तमाम जगहों पर एक क्रांति की ज्वाला धधकती हुई दिखाई दी और उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के नए नए आयाम सोच रही थी। इस देश को आगे बढ़ाने के बजाय षड्यंत्र के खेलों में लगातार अमित शाह जैसे लोग शामिल होते गए। यह देश किसी के बाप की पनौती नहीं था कि इसे किसी भी तरह से कठपुतली की तरह यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें डराया जा सके। युवा सड़क पर आ रहे थे। हर युवा अपना हक और हिस्सा मांग रहा है। किसान सड़क पर आ रहा है। किसान कह रहा है मुझे मेरे अन्न का मूल्य चाहिए, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। सरकार ने अपने किए हुए तमाम वादों को भी मुकर गई जो चुनाव के वक्त में किया था। सरकार कहती थी जब हमारी सरकार आएगी
तो अन्नदाता का ऋण भी माफ कर दिया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने 12 तरह की मांगों को आज किसान मनवाने के लिए आंदोलन करने को तैयार हुआ। और वहीं पर राहुल गांधी आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा था। बहन और बेटियों को सड़क पर आकर लड़ना पड़ रहा था। यही नहीं, संसद में भी कुछ युवा कूदे। अब आप देख सकते हैं कि देश कौन सी गुलामी की तरफ जा रहा है। आजाद और भगत सिंह की तरह जब युवा अपनी ही लोकसभा में कूद करके अपनी आवाज को बताने की कोशिश करे, नीलम आजाद का उदाहरण इसमें मुख्य है, तो समझ लेना चाहिए अब देश में कुछ बचा नहीं है। देश में अब गुलामी के सिवा कुछ रह नहीं गया है। कुछ लोगों को आज़ादी मिली, कुछ लोगों को, कुछ तानाशाहों को, कुछ लोगों के घर सोने के बन गए, लेकिन कुछ लोगों की तो खाल ही उधेड़ ली गई। कुछ लोग 5 किलो अनाज पर केवल यह निर्भर रहते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर यही आम आदमी के बीच में जाकर के उन्हें पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं, आज आपको ज़रूरत क्या है, आखिर आपके ऊपर अत्याचार क्या हुआ है, आखिर आप बोलते क्यों नहीं, आप डरे हुए क्यों हैं। यह तमाम बातें लेकर के राहुल गांधी लगातार एक झंडा लेकर, जिसमें 3 रंग और हाथ के पंजे का निशान है, उसे लेकर के सड़कों पर निकले जा रहे हैं और उनके पीछे जुटते हुए जा रही हैं महिलाएं, युवा और बुजुर्ग। हर कोई राहुल गांधी से मिलने की चाह रखता है, हर कोई उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है, हर कोई राहुल गांधी को सपोर्ट करता है, क्योंकि आज़ादी की बात करने वाले वो नुमाइंदे दरअसल हमें गुलाम बना रहे हैं। यह पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी व्यक्ति सोच रहा है और उसके पीछे लगती है आईटी सेल या वे सत्ता के दलाल जो कि केवल इस देश को लूट रहे हैं और किसी न किसी बहाने सत्ता का डर दिखा करके इस देश में एक नया कीर्तिमान लिखना चाहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जा रही है। जगह जगह पर उसका स्वागत हो रहा है, जगह जगह पर लोग अपनी कहानियां, अपनी बातें बता रहे हैं। राहुल गांधी हर किसी वर्ग से मिल रहे हैं। राहुल गांधी जहां मैकेनिकों से मिल रहे हैं, ड्राइवरों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, आदिवासियों से मिल रहे हैं और शिल्पकारों से मिल रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग तरह की राजनीति के तहत एक विनाशकारी भाषण देते हैं, जिसमें धर्म के उन्माद के अलावा कुछ भी नहीं होता। केवल धर्म का उन्माद फैला करके फिर से राजनीति में अपना कब्जा करना चाहते हैं। आखिर कब तक इस देश में इस तरह के रावण पैदा होते रहेंगे? कब तक भारत माता की असमत को लूटते रहेंगे और कब तक भारत माता के इन लाल की लगातार हलाल होते रहेंगे? पुलवामा जैसे हमले करा करके पिछली बार किस तरह सत्ता हासिल कर ली, अब धर्म के उन्माद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निगाहें टिका दी है। समझ नहीं रहा है वह ओबीसी वर्ग जो इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में है। आखिर नुकसान भी तो सबसे ज़्यादा ओबीसी का ही होता है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं इस देश में 90 चीफ सेक्रेटरी है, आप बता दीजिए कि ओबीसी वर्ग के कितने हैं। आखिर प्रधानमंत्री ओबीसी है, यह कहते हुए प्रधानमंत्री डरते नहीं है, वह कहते हैं उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखाई दिया। लेकिन सच तो यह है प्रधानमंत्री तो नकली ओबीसी है। प्रधानमंत्री यदि ओबीसी होते तो 10 साल में आज ओबीसी के भी जज बने होते, जो आज एक भी नहीं है। यदि प्रधानमंत्री ओबीसी होते तो आज देश की यूनिवर्सिटी में ओबीसी की भी भागीदारी होती।
यदि प्रधानमंत्री ओबीसी होते तो देश की मीडिया में ओबीसी का हक और हिस्सा होता। यदि प्रधानमंत्री ओबीसी होते तो इस देश में कॉरपोरेट 500 घरानों के में ओबीसी के भी घराने होते। लेकिन प्रधानमंत्री तो दरअसल ओबीसी है ही नहीं, वे तो उच्च व्यापारी वर्ग से आते हैं और जो अपने व्यापार, अपने भाइयों के व्यापार को बढ़ाने के लिए इस देश में लगातार धर्म का उन्माद फैलाते हैं। आज इस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूरे देश में हाहाकार मची हुई है और हर कोई छींटाकशी करता है किसी के धर्म पर, किसी की जाति पर और किसी के साथ में अभद्रता तक कर डालते हैं। देश में आम आदमी की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। केवल हर व्यक्ति धर्म के उन्माद की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है और यह समझता है और कहता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। कभी मुस्लिमों की बात करता है तो कभी पारसी और ईसाई की बात करता है। लेकिन सोचने की बड़ी बात यह है, आखिर राहुल गांधी ही तो है जो केवल नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। आखिर इतनी सी बात हम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? आखिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना क्या इतना मुश्किल हो सकता है? क्या पूरे देश में अब नफरत के अलावा कुछ बचा नहीं है क्या? राहुल गांधी की यह यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए है। राहुल गांधी की यह यात्रा देश को जोड़ने के लिए है। राहुल गांधी के साथ चलना एक गौरव की बात है, क्योंकि हमें लगता है कि इस देश में सभी को साथ रहना चाहिए। घर के आंगन में हर तरह का फूल खिलता है। कुछ फूल कांटों वाले भी होते हैं जिनमें कांटों में हमारा आंचल फंस जाता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि उन कांटों के चक्कर में उन फूलों को काट दिया जाए जो सुगंध फैलाते हैं और जो अपनी मुस्कुराहट से पूरे घर को महका देते हैं। लेकिन आज हमने अपने आप को इतना कट्टरवादी बना लिया है जो हिंदू धर्म हमेशा दूसरों के लिए यदा कदा अपनी सेवा करता हुआ आया है, जो नफरत की बात ही नहीं करता था, जो कट्टरवाद को जानता ही नहीं था। आखिर उनमें कट्टरवाद का बीज किसने बो दिया? जो कभी अलग अलग मज़ारों को भी मानता था, मंदिरों को भी मानता था, शिवालयों को भी मानता था, वह आज आखिर इतना कट्टर कैसे हो गया? यही राहुल गांधी बताना चाहते हैं, यही राहुल गांधी संदेश देना चाहते हैं। राहुल गांधी तो केवल मोहब्बत और प्यार की बातें कर रहे हैं और उनकी यह यात्रा लगातार पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। वह न थकता है, वह न डरता है, वह न झुकता है। आखिर सत्ता पक्ष के लोग उसे बार बार झुकाने का भरसक प्रयास करते हैं, बार बार उसके ऊपर प्रहार करते हैं, बार बार उसका घर छीन लिया जाता है, बार बार उसे ताने मारे जाते हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल तो उसे कितना गिराने की कोशिश करती है और खुद गिर जाती है। जिसके साथ में जनमानस खड़ा हो जाता है, जिसके साथ आदिवासी खड़ा हो जाता है, जिसके साथ शेड्यूल कास्ट खड़ी हो जाती है, जिसके साथ पिछड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ने वाला है? आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें लगातार धड़कती हुई और बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह घिनौना कार्य कर रही है, यह तो आप लोगों को महसूस करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या इस देश में देश को जोड़ना
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना गुनाह है क्या? यदि यह गुनाह है तो यह गुनाह सबको करना चाहिए। सभी को मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए और तमाम लोगों को एक साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए और एक साथ मिलकर सबको कहना चाहिए, हाँ, मैंने खोली है मोहब्बत की दुकान और इस मोहब्बत की दुकान को मैं अब बंद होने नहीं दूंगा। मैं हर रोज एक ऐसी मोहब्बत की दुकान खोलूंगा जिसमें न नफरत होगी और न किसी को किसी से ईर्ष्या होगी। यह देश हमेशा आगे बढ़े, विकसित हो और इस देश में नए नए आयाम, नई नई कीर्तियाँ और नई नई क्रांति आए। इस देश में जिस तरह जल की क्रांति, दूध की क्रांति, अन्न की क्रांति आई, उसी तरह आज भी आनी चाहिए। लेकिन यह नफरत की क्रांति अब हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इस देश में हर कोई जो इस देश का नागरिक है वह शांति से रहे। हम चाहते हैं इस देश में हम सब मिलकर रहे। हम चाहते हैं इस देश में नफरत के बीज को अब ख़त्म कर देना चाहिए। हम चाहते हैं हम सब मिलकर एक बड़ा आयाम, एक बड़ा व्यापार करें और हम चाहते हैं सब मिलकर इस भारत को विकसित करें। हम चाहते हैं कि मिलकर हम इस भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। न यहाँ कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, हम सब भारतीय हैं और यह बड़ी बात है। न यहाँ मंदिर है, न मस्जिद है, न काबा है, न गुरुद्वारा है। यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, यहाँ बड़े स्कूल होने चाहिए और उन स्कूलों में हर किसी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आओ हम सब मिलकर आज एक प्रण ले लेते हैं। वह प्रण आज हमें ले लेना चाहिए कि हम सब मिलकर इस देश का विकास करेंगे। हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो नफरत की बात न करे। हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो इस देश में केवल बात करे तो विकास की करे। हम चाहते हैं इस देश में केवल विकास हो और इस देश में मोहब्बत का पैगाम देता हुआ हर कोई नजर आए। यह सब हम तमाम लोगों को मानना होगा। इसी के साथ में मैं आपका दोस्त आर.बी. प्रजापति विदाई लूँगा और आपसे निवेदन करूँगा, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। यदि आपने न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।